अमित जी को एक बात पुनः माननीय मंत्री जी के जो है कम्युनिटी जो है स्वागत हेतु जो है आमंत्रित करता हूं। माननीय अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बड़े ब्रीफ में बोलूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम है। सर, हम एग्रीविजन की टीम की तरफ से और अपने सारे युवाओं को एक जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी शुरू से ही युवाओं के प्रति, युवा राजनीति में ही और युवाओं के एक बहुत बड़े आदर्श हैं। माननीय मंत्री जी मूलतः मुरार ग्वालियर का निवासी है, 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के। सबसे पहले माननीय मंत्री जी की छात्र राजनीति एक शासकीय महाविद्यालय के छात्र संघ प्रतिनिधि के रूप से शुरुआत हुई और आज देश में कृषि के युवाओं के, कृषि के वैज्ञानिकों के, पूरे देश के किसानों के प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आए हैं। हम आप सारे लोग आपको बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाला। बस इतना ही कह के मैं माननीय प्रभाशंकर भाई साहब से कहूंगा कि मंत्री जी का वक्तव्य के बीच में हम लोगों को ना आए और उनका वक्तव्य सब लोग सुनने के लिए व्याकुल हैं। धन्यवाद। मैं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना वक्तव्य हम लोगों के बीच में दें। माननीय मंत्री जी। सर अनम्यूट। सर आपका म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा। अब आवाज आ रही है? हाँ आ गई, आपकी आवाज आ गई। सारे लोग अपना म्यूट कर लेंगे। द्वारा आयोजित ये कृषि मंथन कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, बहन निधि जी, हमारे डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, ए.के. सिंह जी और अमित जी, इस पूरे विमर्श से जुड़े हुए समस्त और उपस्थित सज्जनों, मैं धन्यवाद चाहता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कि उन्होंने बहुत ही समसामयिक विषय पर ये मंथन प्रारंभ किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिवसीय विचार विमर्श के दौरान काफी अच्छे निष्कर्ष आएंगे जो हमारे देश के लिए और कृषि के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होंगे। आत्मनिर्भर भारत में कृषि और युवा, यह विषय निश्चित रूप से समयानुकूल भी है, हमारी आवश्यकता और अनिवार्यता भी है। और इसलिए जब मुझे गजेंद्र सिंह जी ने बताया तो मैंने कहा कि कोशिश करूंगा कि मैं भी इस अवसर पर आपके साथ रहूं। हम सब जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी दुरावस्था रही है कि जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उस पर हमारे देश में गौरव करने की परंपरा का अभाव रहा है। कृषि का क्षेत्र व्यापक है, कृषि का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, कृषि का क्षेत्र अनिवार्य है। कृषि उत्पादन बहुत पसीना बहाने के बाद होता है, लेकिन उस बावजूद भी जो व्यक्ति कृषि से जुड़ा नहीं है वह कृषि पर गौरव नहीं करता।
इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो अधिकांश देश का भाग गांव में बसता है। गांव में सबसे अधिक मानव संसाधन निवास करता है, लेकिन गांव पिछड़ा है, गांव गरीब है और गांव विकास की दौड़ में नहीं दौड़ पा रहा है। तो गांव हमारा महत्वपूर्ण घटक है, हमारी प्राथमिक इकाई है। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि गांव हमारे देश की बुनियाद है, लेकिन इस बुनियाद पर हम गौरव नहीं करते। और ये गौरव नहीं होने के कारण धीरे धीरे, जैसे निधि जी कह रही थी कि गांव के प्रति, कृषि के प्रति जो हीन भावना है वो दिनों दिन बलवती होती जाती है। और जब यह प्रबल होती है तो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। और इसलिए यह जरूरी है कि हमारे देश का नौजवान वह गांव पर भी गौरव करे, गरीब पर भी गौरव करे, कृषि पर भी गौरव करे और उस दिशा में उसका क्या योगदान हो सकता है यह उसको अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या में शामिल करना चाहिए। अगर वो अपने जीवन में इसको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में स्थान देता है तो वह देश की प्रगति में और देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक उल्लेखनीय योगदान देने में सफल हो सकता है, ऐसा मेरा मतम्य है। जब गरीबी की बात आती है तो हम गरीबी को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। आजादी के 70 वर्ष हो गए हैं, गरीबी उन्मूलन के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में देश आगे बढ़ भी रहा है, लोगों की आय भी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं, अपनी आय के लिए लोग घर से बाहर भी जा रहे हैं। उस बढ़ी हुई आय से परिवार में समृद्धि भी आ रही है, लेकिन फिर भी गरीब के प्रति देखने का एक देश का भाव अलग है। लेकिन अगर हम उसके दूसरे पक्ष को देखें तो गरीबी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ी मात्रा में मानव संसाधन बल है। यही वो गरीब है जो देश में रियल एस्टेट को बल देता है। यही वो गरीब है जो देश में कृषि संसाधन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। यही वो गरीब है जो देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर कल कारखाने बड़े बड़े प्रोडक्शन करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। अगर ये गरीब और ये मानव संसाधन बल ना हो तो क्या आज हम इस स्थिति में हैं कि स्वचालित कारखाने हमारी आवश्यकता को पूरी कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो गांव का गरीब आदमी है, जो एक श्रमिक के रूप में देश भर में देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर रहा है, क्या इस गरीब व्यक्ति को हमको गौरव के साथ देखने की आवश्यकता नहीं है? आने वाली पीढ़ी को इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है कि गांव, गरीब और कृषि के प्रति उसकी अपनी जिम्मेवारी क्या है। अगर इस जिम्मेवारी का भान उसे होगा तो निश्चित रूप से वो अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित कर सकता है, और उसकी भूमिकाएं अगर इस क्षेत्र में सुनिश्चित होंगी तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वह अपना बड़ा योगदान कर पाएगा। कृषि के क्षेत्र में शिक्षा की बड़ी भूमिका है। जैसा डॉक्टर महापात्रा जी और AK सिंह जी भी बता रहे थे, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में
45,000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षित होकर निकलते हैं। अब 45,000 बड़ी मैन पावर है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा नीति का यह बड़ी कमी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कृषि के क्षेत्र में शिक्षा ले, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा ले, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा ले, जो बच्चा एडमिशन लेता है उसकी और उसके परिवार की दोनों की इच्छा होती है कि उसकी जो शिक्षा है वो आने वाले कल में उसको आजीविका प्रदान करेगी, जीविका उसे मिले, यह जरूरी है। उच्च शिक्षा होनी ही चाहिए, यह आवश्यक भी है, लेकिन एक कृषि क्षेत्र का सिर्फ आजीविका के लिए काम करेगा और खेती के प्रति उसका रुझान नहीं होगा तो वो किसी को भी प्रेरणा देने की स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, एक प्राध्यापक है, उसको बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा डिग्री लेके जाएगा, नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगार होता हुआ वो देश भर में भटकता रहेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम कृषि के क्षेत्र में शिक्षा लेने के लिए आए हैं तो शिक्षा आजीविका का भी साधन बने, लेकिन शिक्षा कृषि को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, डिग्री लेकर निकलता हूँ। अगर मेरे पास खेती की भूमि है तो मैं नौकरी के लिए भी प्रयास करूं, लेकिन मैं अपनी भूमि पर कैसे उपजाऊ बना सकता हूं, मैं अपनी खेती में कैसे उत्पादन बढ़ा सकता हूं, उसकी उत्पादकता बढ़ा सकता हूं, इस दिशा में भी मेरी भूमिका होनी चाहिए। मैं डॉक्टर महापात्रा जी को पिछले दिनों बात कर रहा था कि हमारे आईसीआर से बहुत बड़े बड़े विद्वान, साइंटिस्ट, सभी लोग रिटायर होकर हजारों की संख्या में बैठे हैं। एक बार सबसे मिलकर बात करना चाहिए कि आपका इतना बड़ा अध्ययन, इतना बड़ा योगदान एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, आपके रिसर्च, आपके परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। क्या रिटायर होने के बाद आपकी भूमिका खेती में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में कुछ हो रही है कि नहीं हो रही? अगर हो रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही और कैसे हो सकती है, इस दिशा में निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। चूंकि ये विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में जब तक काम नहीं होगा तब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, और जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 4 संभाला। आत्मनिर्भर की भारत की बात तो उन्होंने 6वें बरस में कही है, लेकिन गांव में आत्मनिर्भरता बढ़े और खेती मुनाफे में आए, कृषक की आमदनी दोगुनी हो, कृषि शिक्षा में जो असंतुलन है वो संतुलित हो, नई शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा का समावेश कैसे हो सकता है, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अनेक कदम बढ़ाए हैं। गांव से आदमी शहर की तरफ क्यों आता है? उसके 2 ही कारण है कि मौलिक सुविधाओं का अभाव है और दूसरा रोजगार के अवसर नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लगातार इस बात की कोशिश की कि जो मौलिक आवश्यकताएं हैं गांव में उनकी उपलब्धता होनी चाहिए। फिर चाहे घर में शौचालय का विषय हो, फिर चाहे सौभाग्य योजना के माध्यम से हर गरीब के घर में बिजली के कनेक्शन का विषय हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस देने का मामला हो, इंश्योरेंस योजनाओं के माध्यम से दुर्घटना बीमा का मामला हो, प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से हर गांव को सड़क से जोड़ने का मामला हो, हर आवासहीन को छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन हो, गांव में आजीविका की उपलब्धता हो सके,
इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से 7 करोड़ महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराने के अभियान का मामला हो। आज गांव में इतने साधन और इतनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति जब प्रधानमंत्री जी ने कर दी है और देश के हर गरीब आदमी को जनधन अकाउंट के माध्यम से बैंकिंग से जोड़ दिया, रोजगार से जोड़ दिया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी को लगा कि अब हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए कृषक की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए एक तरफ मिशन मोड में काम चल रहा है, गांव में अधोसंरचना विकसित हो, दूसरी तरफ इस दिशा में काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर की उपलब्धता हो। अब खेत में रोजगार मिलेगा, इसकी संभावनाएं सीमित हैं और इसलिए गांव-गांव में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आए, गांव-गांव में एफपीओ आए, गांव-गांव में कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, उसके माध्यम से वेयर हाउस बने, कोल्ड स्टोरेज बने, नई टेक्नोलॉजी उनके लोगों के पास आए, जिससे कि गांव में ही रोजगार की उपलब्धता बने। तो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिनका परिणाम आने वाले कल में आने वाला है। अभी कृषि के क्षेत्र में कानूनों का बदलाव हुआ। पहले किसान को अपना अनाज बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री जी ने नए कानून के अंतर्गत कह दिया कि इस पर कोई टैक्स नहीं होगा और किसान अपने घर से भी अपने उत्पादन को बेच सकता है। अब ये अपने आप में बड़ा रिफॉर्म है। अगर गांव में ही उसका उत्पादन खरीदने के लिए ग्राहक आने लगेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वहां आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर 4 मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, वहां पैसे का भी ट्रांजैक्शन होगा। तो जो काम जिला स्थान पर होता था वो काम अब जिला स्थान से उठकर गांव तक पहुंचेगा, तो गांव में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में गांव के विकास की दृष्टि से और कृषि के विकास की दृष्टि से जो योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, उन सब योजनाओं में एग्री स्टार्टअप से लेकर और बाकी जितनी भी योजनाएं कृषि मंत्रालय की, राज्य की और केंद्र की हैं, उनमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूं, कृषि का क्षेत्र अग्रणी भूमिका का निर्वाह करे, ग्रामीण क्षेत्र प्रबल हो, हमारी मेन पावर का सम्मान हो, कृषि के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़े, कृषि के क्षेत्र का युवाओं में गौरव बढ़े और वर्तमान परिस्थितियों में जो रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कृषि शिक्षा में जो हमारे विद्यार्थी संलग्न हैं, उन सब की एक दृष्टि ये भी होनी चाहिए कि नौकरी नहीं मिली तो कृषि के क्षेत्र में ये रोजगार की संभावनाएं हैं, मैं इन रोजगार की संभावना का एक पार्ट बनूंगा, खुद भी आजीविका प्राप्त करूंगा और 10 पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने की स्थिति में अपने ही गांव में आऊंगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी की नई नीतियों में अनेक प्रकार के अवसर कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, आपका आईटी के क्षेत्र में और बाकी सर्विस सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर हम नौकरी के अलावा बाकी सारी संभावनाओं पर विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में विद्यार्थी परिषद की, विद्यार्थियों की और देश के भविष्य की पीढ़ी जो आने वाले कल में भारत के भाग्य को बदलने के लिए जिम्मेवार होने वाली है, उसकी बहुत
बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा इस अवसर पर आप सबसे आग्रह है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभेच्छा। में आपने देश के युवाओं के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए कृषि में उनका कैसे योगदान हो सकता है और कृषि की जो तकनीकी विकसित है उस विकसित तकनीकी का वो कैसे उपयोग करके इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान करेंगे। संक्षेप में आपका वक्तव्य सबके लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी जो है हमारी या एग्री विजन टीम का जो है मानना है। अब हम, क्योंकि हमारा कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के उद्बोधन के उपरांत धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं एग्री विजन के श्री गजेंद्र तोमर जी को आमंत्रित करता हूं। गजेंद्र जी। हेलो, ये आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। आज के 2 दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में उपस्थित कार्यक्रम के